नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट की परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए न्यू एनसीईआरटी के टॉप 50 क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाला हूं। इस बार जितने भी सीटेट की परीक्षा में नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी किताब से पूछे जाएंगे। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ऋग्वेद के अनुसार भारत के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त के नाम से, सिंधु के नाम से, सप्त सैंधव प्रदेश या हिंदुस्तान के नाम से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि। सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जिसका आशय सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। इस मानचित्र में आपको दिखाना चाहूंगा सिंधु नदी, ये रही सिंधु नदी। इसका जो क्षेत्र है 7 नदियों की जो भूमि यहाँ पर बताई गई है, इसी क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि यूनानियों ने भारत को किस नाम से संदर्भित किया था? हिंद के नाम से, इंतु, इंडोई या इंडे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंडोई। इंडोई किसने कहा था? यूनानियों, यानी कि जो फारसी लोग थे। कैसे लोग थे? जो फारस के लोग थे, उन्होंने क्या बोला था भारत को? उन्होंने बोला था इंडोई। इंडोई उन्होंने बोला था, है ना। इंतु किन्होंने बोला था? इंतु बोला था चीन के लोगों ने। क्या बोला था? इंतु या चिंतु, इस प्रकार से, है ना। ये किसने बोला था? ये चाइना वाले लोगों ने भारत को बोला था। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इन्हीं फारसी स्रोत के अनुसार प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडिके के नाम से दिया। यानी कि जो यूनानी लोग थे ना, उन्होंने भारत को इंडोई बोला या इंडिके का नाम दिया था। सबसे पहले नाम क्या था? सिंधु, जो कि नदी के किनारे से भारत का नाम पड़ा है। वहाँ के जो लोग रहते थे सिंधु नदी के किनारे, धीरे धीरे उसको हिंदू बोलने लगे। फिर बाद में इंडोई या इंडिके के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद प्राचीन चीनियों से भी भारत का संपर्क स्थापित हो गया, यानी कि चीन के लोगों से भी भारत का संपर्क यहाँ पर स्थापित हो गया। विभिन्न ग्रंथों में उन्होंने इंडिया का उल्लेख किया, है ना। इंडिया का उल्लेख किस नाम से किया? इंतु या इंदु से किया। शब्द मूलतः सिंधु से ही आया है, यानी कि चाइना के जो लोग हैं उन्होंने इंदु शब्द का प्रयोग किया, है ना। धीरे धीरे ये कन्वर्ट कैसे हुआ? सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंदु, इंदु से इंदु, है ना। ये चाइना के लोग इसको बोलते थे। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आने वाला फारसी सम्राट था? साइरस, डेरियस, अलेक्जेंडर या सिकंदर था? यहाँ पर साइरस था। साइरस जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व में भारत में आया था साइरस। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पुरातत्वविद इतिहास के विभिन्न स्रोतों में योगदान देते हैं। कारण है वे पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, महासागर और पृथ्वी के ऐसे अन्य भाग का अध्ययन करते हैं। क्या ये दोनों यहाँ पर सही है? सही व्याख्या करते हैं। दोनों सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए आपको समझाता हूँ। पुरातत्वविद इतिहास के विभिन्न स्रोतों में योगदान देते हैं। एक जो पुरातत्वविद इतिहासकार होते हैं ना, जो प्राचीन जैसे कोई चीज है, प्राचीन वस्तु हो, उसके जानकार जो होते हैं उनको पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। ये बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है।
परंतु ये पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन नहीं करते हैं। ये प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल की सामग्री का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का, बर्तन का, मृदभांड का, शैलियों का, ताड़पत्रों का, है ना, इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। ना कि ये मिट्टी, पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदियों का अध्ययन करते हैं, ना ही समुद्र का, ये महासागर का अध्ययन कौन करता है? ये तो भूविज्ञानी करता है ना, जो भूगोल के अंतर्गत आता है, भूविज्ञानी व्यक्ति है ना, वो इन चीजों का अध्ययन करता, ना कि इतिहासकार अध्ययन करता है। इसलिए ये गलत है और पहला यहाँ पर करेक्ट दिया गया है ना, करेक्ट दिया गया है। इसलिए सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर है अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कई कारणों से की जा सकती है, जिसमें उनका खोजी दृष्टिकोण, साक्ष्य का विश्लेषण करने का उनका तरीका शामिल है। कारण है, इतिहासकार अतीत की घटनाओं की सटीक तस्वीर को एक साथ जोड़ने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों जैसे पत्र, डायरी, आधिकारिक रिकॉर्ड, कलाकृतियां और अन्य दस्तावेजों की जांच करते हैं। ये दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? दोनों ही यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर देते हैं, है ना। जो इतिहासकार होते हैं वो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत होता है प्रत्यक्ष, जो लोग ने अपनी आंखों से देखा या बिल्कुल प्रत्यक्ष लिखा, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। जैसे डायरी है ना, डायरी भी प्राथमिक में अंतर्गत आई जाती है। लोगों की आत्मकथा ये भी प्राथमिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही कथन राइट हुए, इसलिए पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अधिक लिए हैं, क्योंकि दोस्तों आपके सीटेट की परीक्षा में जो एसएसटी सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछने का तरीका है। यहाँ पर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर करता हुआ चलूँगा हर क्वेश्चन का, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन मात्र एक छोटी सी वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर दोस्तों अभिकथन, कभी कभी एडी और बीसी के बजाय सीई का उपयोग किया जाता है। कारण है कि सीई का अर्थ सामान्य युग, क्योंकि अधिकांश देशों में अब ईसाई युग का उपयोग किया जाता है। क्या दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं या दोनों ही यहाँ पर गलत दिए गए हैं, है ना। तो चलिए आपको समझाते हैं। कभी कभी एडी, जैसे 2025 है ना, 2025 को हम लोग लिखते हैं एडी। एडी 2025 ईसवी को बोलते हैं ना एडी। जो वर्तमान में चल रहा है उसी को एडी बोलते हैं। एनो डोमिनी के नाम से इसी को जानते हैं, वर्तमान काल को। ठीक है ना, कभी कभी एडी भी बोलते हैं। और बीसी के बजाय सीई का उपयोग करते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम, यानी कि जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं। अब वर्तमान में उसको सीई यानी कि करंट एरा के नाम से जानते हैं। करंट एरा या कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। करंट एरा कह लो या इसको कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ये बात करेक्ट कही गई है। बीसी की जगह अब क्या इस्तेमाल करते हैं? सीई यानी कि कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कॉमन एरा बोलते हैं। पहला वाला सही दिया गया है। सीई का अर्थ सामान्य युग है ना, जो अधिकांश देशों में अब ईसाई युग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हैं जो कि बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना अति आवश्यक है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष के कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु के आगे की वर्षों की गणना की जाती है। इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित किया जाता है। एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। जैसे 2024-25 को अगर आपको लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ईसवी या ईसा के जन्म के बाद एडी, है ना, एनो डोमिनी करके लिखते हैं। ठीक है,
परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है ना। कॉमन एरा मतलब कि कॉमन एरा सीई, करंट एरा जिसको बोलते हैं कॉमन एरा, वर्तमान में जो चल रहा है उसको कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे उदाहरणार्थ भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी 1947 सन बोलते हैं अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व की वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है। इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा बीसीई से इंगित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 560 सामान्य संवत पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनकी अनुमानित तिथि है ना। ये ईसा पूर्व की बात यहाँ पर कही गई है। इतना मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान शब्दों में। अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ लो, ठीक है ना। ये रहे ईसा मसीह, कौन रहे, ये रहे ईसा मसीह। इनको आप जीरो मान लो, जीरो पे है ये। इसके आगे का जो टाइम आता है जिसमें हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, है ना, जी रहे हैं वर्तमान में 2000 सामान्य संवत के नाम से इस बुक में बताया गया है। जैसे 2025 ईसा मसीह के आगे की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 में हम लोग हैं, 2024 में है ना। तो हम लोग हैं वर्तमान काल में। ईसा मसीह के पीछे जाएंगे तो क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बीसीई बोलते हैं, जिसको बीसीई के नाम से भी जानते हैं। और जो आगे वाला टाइम है ईसा मसीह के बाद वाला, इसको एडी बोलते हैं। परंतु अब वर्तमान कई देशों में सीई के नाम से जाना जाता है, करंट एरा या कॉमन एरा के नाम से इसको जाना जाता है, एडी जिसको सन बोलते हैं, और पीछे वाले को बोलते हैं बीसी या बीसीई के नाम से इसको जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 560 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। मौर्य सम्राट जिसने भारत का वर्णन करने के लिए जम्बू द्वीप के नाम का उपयोग किया था, वह था चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अशोक। अशोक ने किसका इस्तेमाल किया, जम्बू द्वीप का इस्तेमाल किया। चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण 3 से 4 पॉइंट बताए गए हैं जो एग्जाम में शायद पूछ लिए जाएं। पहला शब्द क्या है, भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ था, है ना, प्रयुक्त हुआ था। यहाँ पर समझिएगा। दूसरे शब्द जम्बू द्वीप से आशय है जामुन वृक्ष के फल से द्वीप से। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालावार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया, है ना। आगे बताया गया वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। कौन सम्राट है, उनका नाम है अशोक, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 ईसा पूर्व यानी कि सामान्य संवत पूर्व मान सकते हैं, है ना। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम जम्बू द्वीप या संपूर्ण भारत का इस्तेमाल किया। तो सिंपल सी बात है, कुछ आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहूँगा, यहाँ पर जो जम्बू द्वीप का इस्तेमाल किया है किसने किया है, तो अशोक ने किया है, सम्राट अशोक ने किया है। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाग सम्मिलित थे। जम्बू द्वीप में कौन कौन सम्मिलित था, आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सम्मिलित था। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत के लोक परियोजना क्या है, ये एक परियोजना है। भारत के लोक क्या है, एक ये परियोजना है। आखिर ये है क्या, आपको बताना है। भारतीय वन्य जीवों को सर्वेक्षण है, भारत भर के समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण, भारत की जनसंख्या की जनगणना है, भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना है। तो ये परियोजना है भारत भर के समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण की परियोजना है भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा वासी अपने औजारों और आभूषणों के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग करते थे। उस दौरान कौन सी धातु थी, कांस्य थी। कांस्य और तांबा
है ना। तांबा धातु का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा कालीन में, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से किसको जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति है चीनी व्यक्ति का ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि पुस्तक में बताया गया है जुआन जेंग। पूर्व में इसे हुएन सेंग उच्चारित किया जाता था। हुएन सेंग जो था ये किसके दरबार में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में, है ना। हर्षवर्धन के दरबार में आया था हुएन स्वांग, जिसको जुआन जेंग पता नहीं किस नाम से इन चाइना वालों को याद किया जाता है ना। ये 7वीं शताब्दी में भारत में चीन से भारत की यात्रा की थी। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया था, है ना। कई भागों का भ्रमण इस व्यक्ति ने किया था। 17 वर्ष बाद चीन वापस लौटा। इसने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया था। वहाँ उन्होंने संस्कृत चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो अपने साथ ये ले गया था। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया था। एक अन्य चीनी शब्द तियंजू को सिंधु से लिया गया है, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में समझा जाता है ना। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आगे यहाँ पर है भारतीय संविधान सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में, फ्रेंच में, हिंदी में या तमिल में? तो सबसे पहले ये लिखा गया था अंग्रेजी में। किस में लिखा गया था? अंग्रेजी में। फिर उसके बाद ये अनुवाद किया गया था हिंदी में, है ना। ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, किया गया था बाद में। चलिए आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। भारतीय संविधान जो वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं ना संविधान को हिंदी में, ये सबसे पहले किस में लिखा गया था? सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था। शुरुआत से ही इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है। तो संविधान के हिंदी अनुवाद में क्या किया गया है? भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 12। विष्णु पुराण में उल्लिखित बर्फीले पर्वत हैं। बर्फीले पर्वत किसको बताया गया है? हिमालय को ही बताया गया है। किसको? हिमालय को ही यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को हड़प्पावासी क्यों कहा जाता है ना। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको हड़प्पावासी क्यों बोला जाता? आपसे पूछ रहा है। ये सरस्वती नदी के पास रहते थे। हड़प्पा शहर वह शहर था जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। ये हड़प्पा भाषा बोलते थे। उन्होंने पहली लेखन प्रणाली का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हड़प्पा वह शहर था जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। किसने इसकी खुदाई की थी? हड़प्पा की 1921 में किसने की थी? 1921 में इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी ने की थी, है ना। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये फैक्ट है, परंतु एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बता दिया। जो हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो उसकी नगर योजना मानी जाती है। इसमें जो नगरों को बनाया गया था वो एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। किस पद्धति से? ग्रिड पद्धति से नगरों का निर्माण किया गया था। हर नगर में एक नाली हुआ करती थी, नाली यानी कि पानी वाली नाली, वो हर मुख्य नाली से जुड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर की खोज की गई थी लगभग 1 शताब्दी पहले 1924 में ही। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ से ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में अन्य नगर जैसे धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। गवेरी वाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में है। और सैकड़ों छोटे स्थल गुजरात में लोथल की खोज की गई, कुछ खुदाई की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी श्रोणी बेसिन में ये अब वर्तमान में स्थित नहीं है क्योंकि ये सूख चुकी है ना, विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से। मौर्य राजा अशोक ने अपने शिलालेख में जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया था। कारण, इस शब्द का प्रयोग उनके साम्राज्य की सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता था।
है ना। ऊपर दो कथन दिए गए, सही अनुसार आपको बताना है। मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बताया था, जम्बू द्वीप का तो इस्तेमाल उनके शिलालेख में किया गया भारत को दर्शाने के लिए। उन्होंने सीमा दर्शाने के लिए, सीमा के अंतर्गत दोस्तों वर्तमान का जो पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, अफगानिस्तान, ये सभी पहले प्राचीन काल में जम्बू द्वीप यानी कि भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए ये सीमा को भी दर्शाने का काम करता है, मौर्य साम्राज्य के अशोक का। तो दोनों ही आपके राइट होंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको बताया था जम्बू द्वीप का वर्णन किया जाता है जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाग भी सम्मिलित थे। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 15, किस प्रकार के साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में लगे हुए थे। बिल्कुल लगे हुए थे। एक स्थल है लोथल। लोथल ये कहाँ पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में है, स्थान पड़ता है। ये हड़प्पा कालीन का एक प्रमुख क्या माना जाता है, समुद्री रास्ता कह लो या समुद्री पतन, है ना, समुद्री पतन के नाम से जानते हैं। बड़े गोदीवाड़े जैसे लोथल में, ये लोथल है ना, ये लोथल एक पत्तन था। क्या था, पत्तन था। समुद्री व्यापार का पत्तन माना जाता है लोथल को, जो कि गुजरात में पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से हर बार एग्जाम में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। जो मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है ना, बहुत बड़ा एक स्नानागार मिला है, जो कि दोस्तों कृषि भंडारण के लिए नहीं, ना ही पूजा मंदिर के लिए था, ना ही आवासीय गृह के लिए था। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों उद्देश्य जो प्राथमिक बताया गया आपकी पुस्तक में, इसका उद्देश्य था किसी विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, है ना, अनुष्ठान के लिए एक साथ कोई विशेष कार्यक्रम हो तो एक साथ, जैसे नहाने से संबंधित यानी कि स्नान से संबंधित जो अनुष्ठान होते हैं वो करवाने के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया होगा, शायद ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ये रहा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, है ना, ये स्नानागार है बहुत बड़ा। यहाँ पर किसी विशिष्ट अनुष्ठान के समय इस विशाल स्नानागार का प्रयोजन किया जाता होगा। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा, है ना, क्या रहा होगा। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, है ना, पहली बात। केवल राजसी परिवार, जैसे राजा वाले जो परिवार होते हैं ना, राजा के परिवार के लोग, उसके पति पत्नी बच्चे, है ना, उनके लिए इस्तेमाल होता होगा शायद, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। लेकिन ये कैसी संभावित व्याख्या उन्होंने दी हैं। सार्वजनिक स्नान के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए स्नानागार का उपयोग किया जाता होगा। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह पाया गया कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए हैं। तो ऐसा पाया गया है हड़प्पा में कि हर घर में एक मतलब कि स्नानागार बना हुआ करता था। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर अभिकथन और कारण से। इन दिनों हम अतीत के बारे में लगभग सब कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, वे किस घर में रहते थे, बिल्कुल जान सकते हैं। करेक्ट बात है, पहली तो करेक्ट है। दूसरा है, आधुनिक तकनीकी में उन्नत ने हमें अतीत की बेहतर स्पष्टता और समझ के साथ देखने की अनुमति दे दी। वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट बड़ी ही तेजी के साथ हो रहा है, जिस कारण हम लोग प्राचीन काल में क्या घटित हुआ है उसका भी यहाँ पर जिक्र या बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट होंगे, दोनों सत्य हैं और सही यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अभिकथन, लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए। कारण, शहरों का विकास उसमें रहने वाले लोगों द्वारा की गई बेदाग नगर नियोजन और संगठन के कारण हुआ। क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, है ना, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए सबसे पहले आपको बताऊंगा 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे के कुछ क्षेत्र थे या नर्मदा घाटी के जो क्षेत्र थे वहाँ पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया था, है ना, तटों का विकास हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था क्योंकि जो नदियाँ होती है ना ये उपजाऊ होती हैं। पहली बात, जहाँ पर नदी होगी ना वो मैदान कैसा होगा, वो मैदान उपजाऊ होगा। पहली बात उपजाऊ होगा, उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर कृषि होगी।
जब कृषि होगी तब लोग अन्न को खाएंगे, यानी कि भोजन की व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर पानी भी उनको प्राप्त हो जाएगा आसानी से, इसलिए लोगों ने अपना वहीं पर रहना सब कुछ चालू कर दिया, यानी कि घर भी वहाँ पर लोग अपने बनाने लगे नदी घाटी के किनारे पर, है ना। शहरों का विकास उसी क्रम में होने लगा, जैसे मोहनजोदड़ो एक शहर है ना, लोथल था, जो कि नदियों के किनारे विशेष तौर पर ये तैयार किए गए थे, इसलिए दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों में घरों में अलग स्नान क्षेत्र क्यों होते हैं? अलग स्नान क्षेत्र क्यों होते हैं हड़प्पा में? मैंने आपको क्या बताया था, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, जल प्रबंधन और सफाई के लिए, भोजन भंडारण के लिए थोड़ी ना होते हैं, ना ही पशुओं को रखने के लिए होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसको माना गया है? मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, विशाल, परंतु जो घरों में ना अलग अलग वाले स्नान क्षेत्र होते हैं, वे दोस्तों जल प्रबंधन और सफाई के लिए माने जाते हैं, ऐसी आपकी पुस्तक में बताया गया है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, है ना, क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अभिकथन, यहाँ पर ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ पर इसको छींट क्या लिखा हुआ है, छींट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, छींट। यहाँ पर भी दोस्तों छींट ऊपर लिखा हुआ है। छींट अपनी खराब गुणवत्ता के कारण यूरोप में अलोकप्रिय हो गया, है ना। सबसे पहले आपको बताऊंगा छींट क्या होता है ना, लड़कियां इस चीज को यहाँ पर जानती होंगी। सबसे पहले आपको बताऊंगा, ध्यान रखें, बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता था और उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट, है ना, तो कपड़े पर एक कोई डिजाइन नहीं छपा हुआ होता है, उसी को छींट बोलते हैं ना, कपड़ों पर डिजाइन को छींट बोलते हैं। यूरोप में इतना लोकप्रिय हुआ, है ना, भारत का कपड़ा था उस पर छींट का डिजाइन बना हुआ था, जो कि लोकप्रिय हुआ, यूरोप में बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई, बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा, है ना। जो साड़ियाँ होती है ना, जो लेडीज पहनती हैं ना, साड़ी को पहनने के अनेक तरीके होते हैं और वही साड़ी में ना छींट होते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे ना, विशेषकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं ना, वो जानती होंगी छींट क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ये छींट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, छींट लिखा हुआ है। अपनी खराब गुणवत्ता के कारण यूरोप में अलोकप्रिय हो गया। उसकी गुणवत्ता तो अच्छी थी, है ना, अच्छी गुणवत्ता के कारण वो कैसा हो गया, उसकी एकदम लोकप्रियता बढ़ गई, अलोकप्रियता नहीं बढ़ गई। ये यहाँ पर गलत कहा गया, पहला कथन बिल्कुल ही गलत है। यूरोपीय देशों ने अपने स्वयं के कपड़ा उद्योगों की रक्षा के लिए छींट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, ये बात यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल ना हो, है ना। छींट के कारण भारत के जो कपड़े थे उनमें लोकप्रियता आ गई थी। सबसे पहले आप समझ लो छींट क्या होता, नहीं जानते होगे तो यहाँ पर ये साड़ी का चित्र यहाँ पर NCERT पुस्तक में दिया गया है ना, ये आपके गोले बताए गए हैं ना, ये चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं प्रकार से ना, इसी को क्या बोलते हैं, ये वाले बनाए गए फूल टाइप के, फ्लोवर टाइप के ना, ये तो इसी को बोलते हैं छींट। क्या बोलते हैं, छींट के नाम से इन्हीं को ही जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो महिलाएं होती है ना, क्या होती है, महिलाएं साड़ी का प्रायः एक परिधान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उपयोग करती हैं। दक्षिण भारत का चित्र यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। एक महिला अपनी साड़ी का बच्चे को यहाँ पर पालना के रूप में झुलाने वाला काम भी अपनी ही साड़ी से करती है ना। साड़ी का उपयोग आप देखिएगा, बच्चे को यहाँ पर झुलाने का काम किया गया है, साड़ी का उपयोग, है ना। और साड़ी का उपयोग क्या किया गया है, यहाँ पर ताऊजी जो है, ताऊजी, है ना, किसी भी महिला को यहाँ पर क्या देते हुए, गेहूं या अनाज को यहाँ पर उनकी धोती में, यानी कि धोती का मतलब साड़ी, क्या होता है, साड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, साड़ी में ये डालते हुए, तो साड़ी का उपयोग यहाँ पर भी दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कोई महिला है भैया, कोई महिला है, ये किसी भी पानी में मछलियों को पकड़ रही है
है ना। मछली भी इसी साड़ी में आ जाएगी, तो साड़ी का उपयोग ये भी यहाँ पर दिखाया गया। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा साड़ियों का दिखाया गया है ना। ये वाला मछली पकड़ने का, इस प्रकार से ओढ़ने का, साड़ी को बिछा करके सोने का, है ना। महिला को साड़ी का ये बनाने का, है ना, क्या बनाने का, जिससे कि उनके सिर में दर्द ना हो सके। इस मटके को भी वो महिला ले जा सकती है, साड़ी का ये बनाना, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ पर याद नहीं आ रहा है। जो इसके सर पर रखा जाता है ना, उसको यहाँ पर साड़ी का उपयोग करती हुई महिला। कितना यहाँ पर खूबसूरत NCERT में दिखाने का प्रयास किया गया है। किस इतिहासकार ने सवाल उठाया कि भारत की विविधता को देखते हुए उसका इतिहास कैसे लिखा जाता है। तो एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम क्या था, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ था जिसने किस पर सवाल उठाया, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता पर सवाल उठाया था कि उसका इतिहास कैसे लिखा जाएगा। आखिर ये किसने उठाया था, विंसेंट स्मिथ ने उठाया था। यहाँ पर समझिएगा, विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करती है। भारत विविधता में एकता को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। ये मैंने आपको बताया विंसेंट स्मिथ के बारे में, जिसने कहा था कि भारत का विविधता वाला इतिहास कैसे लिखा जाएगा, है ना। कैसे इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि विविधता में ही एकता समाई हुई है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था। नारा कह लो या मुहावरा भी कभी कभी पूछा जाता है, मुहावरा किसने दिया था। तो चाचा नेहरू। कौन, भारत के पहले जो पीएम थे, भारत के जो पहले पीएम थे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, यही दिया था, विविधता में एकता का नारा या मुहावरा दिया था। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर। अभिकथन, लोग हजारों वर्षों से नर्मदा नदी के किनारे रहते आए हैं। कारण, लोग वहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि वे नदी के पास स्थित प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लोग हजारों वर्षों से नर्मदा नदी के किनारे रहते आए हैं, ये तो बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है, परंतु कारण ये नहीं है कि लोग आनंद लेते हों या उसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए किनारे बसे हुए हों। नहीं, आनंद लेने के लिए नहीं बसे हैं, क्योंकि उनको उपजाऊ मैदान प्राप्त होता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, खेती अच्छी होती है उस क्षेत्र में, है ना, नदियों के किनारे, है ना, पानी भी उपलब्ध हो जाता है पीने के लिए। तो इसलिए लोग हजारों वर्षों से रहते आए हैं, लेकिन आनंद लेने के लिए थोड़ी ना रहते हुए आए हैं। ये गलत है, पहला राइट है, पहला सत्य होगा, आर गलत होगा यहाँ पर, है ना, आर असत्य होगा। सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन, वेदों को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। वेद, है ना, वेद को। कारण, वे हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से रचे गए और प्रसारित किए गए। ये दोनों कथन यहाँ पर आपके कैसे दिए गए हैं, दोनों सही हैं या यहाँ पर ये गलत हैं। ठीक है ना, गलत हैं या ये यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये दोनों आपके कैसे दिए गए, सही दिए गए, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। कैसे, समझिएगा। वेद को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से तो माना जाता है, लेकिन मानने का कारण ये थोड़ी ना है कि ये वर्ष तक मौखिक रूप से रचे गए और प्रसारित होते गए, है ना, वो तो हैं ही पुराने। ये कारण यहाँ पर सही नहीं है। कथन दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कथन कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ए और आर दोनों यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है ना। वेद के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वास्तव में 4 वेद हैं। एक तो ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं। वेदों में हजारों ऋचाएँ, है ना, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं, ये लिखित रूप से नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएँ सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई थी। सप्त सिंधु मैंने आपको क्या बताया था, 7 नदियों वाला क्षेत्र, जो कि सिंधु के क्षेत्र में, यानी कि वर्तमान जो पाकिस्तान में पड़ता है वो वाला क्षेत्र। यह कहना कठिन है कि इन 4 ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। सो सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है, परंतु ऋग्वेद की रचना कब हुई ये मानना बहुत कठिन काम पड़ जाता है। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी
सामान्य ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व में मानी है ना। इस प्रकार ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। ठीक है, इतना मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बात करेंगे। हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठ शैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी है, वेदों को, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अभिकथन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक ग्रंथों को प्रमाणिक मानने से इनकार करते हैं। कारण, उन्होंने अपनी स्वयं की विचार प्रणालियां विकसित की हैं जो वेदों पर निर्भर नहीं थीं। ये दोनों यहाँ पर कैसे दिए गए, दोनों यहाँ पर आपके बिल्कुल सत्य दिए गए हैं, दोनों यहाँ पर आपके सत्य दिए गए हैं, है ना। जो दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उन्होंने वैदिक ग्रंथों का घोर क्या किया, घोर क्या बताया, उनको विरोध किया, घोर विरोध इनका किया था वैदिक ग्रंथों का, है ना। इनको प्रमाणिक मानने से इनकार कर दिया। कारण ये बताया था कि मतलब कि कारण उन्होंने क्या बताया, अपनी स्वयं की विचार प्रणालियों को विकसित किया जो वेदों पर निर्भर नहीं थी। कारण ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के विचार पर वे निर्भर थे, है ना। स्वयं के विचार को उन्होंने विकसित किया था। बातें दोनों सही हैं, है ना, सही हो जाएंगी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 27 का। अभिकथन। शिलालेख अतीत के बारे में पता लगाने का एक उपयोगी उपकरण है। शिलालेख अपेक्षाकृत कठोर सतहों जैसे धातु या पत्थर पर लिखे गए लेख होते हैं। अभिकथन है और कारण है, यहाँ पर दोनों आपके यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। शिलालेख जैसे अशोक के शिलालेख हैं ना, तो अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो ज़्यादातर पत्थरों पर मिले गए हैं। शिलालेख आखिरकार जो लिखे जाते हैं ये कठोर सतह हो जाए या धातु हो जाए या पत्थर हो जाए, उन पर ये लिखे जाते हैं, उकेरे जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन का आपको करना क्या है, मिलान करना है ना, मिलान करना है। यहाँ पर 4 वेदों का आपको मिलान करना है। ऋग्वेद में भजन और प्रार्थनाएं की जाती हैं, ये यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। और यजुर्वेद में क्या होता है, अनुष्ठान और समारोह का उल्लेख किया जाता है, ये भी करेक्ट है। सामवेद में मंत्र और गीत या धुन जो है ना वो यहाँ पर आता है। अथर्ववेद में जादू टोना और रोजमर्रा की रस्में आती हैं। ये चारों ही यहाँ पर सही सुमेलित दिए गए हैं ना, सही सुमेलित यहाँ पर मैंने आपको चारों यहाँ पर दे दिए सुविधा के लिए, करेक्ट यहाँ पर सभी दिए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे। उपनिषदों का प्राथमिक फोकस का मतलब उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है उपनिषद का। अनुष्ठान और प्रसाद, ऐतिहासिक घटनाएं, दार्शनिक अवधारणाएं जैसे पुनर्जन्म और कर्म शासन। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दार्शनिक अवधारणाएं जैसे पुनर्जन्म और कर्म कांड जो होते हैं ना, ये होता है उपनिषदों का प्राथमिक उद्देश्य यानी कि फोकस। यहाँ पर समझिएगा आप सभी, उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं। इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं जैसे कि पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, और कर्म, हमारे कर्म और कर्म फल, है ना। ये क्या है, ये संकल्पनाएं हैं उपनिषद में। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड एक दैवी तत्व हैं जिसे ब्रह्म अथवा कभी कभी केवल तत् कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात मैं दिव्य हूँ, यहाँ पर बताया गया है। उपनिषद आपसे पूछा था संकल्पना, है ना, पुनर्जन्म और कर्म से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी विकल्प होगा। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि अभिकथन। नर्मदा नदी के पास रहने वाले कुछ शुरुआती लोग कुशल संग्राहक और शिकारी थे। ये तो आपको मैंने पुरानी वाली NCERT में भी बताया था। नर्मदा घाटी में रहने वाले लोग कैसे थे, शिकारी थे, संग्राहक थे। ये फल फूल कंद मूल, है ना, इन फलों को इकट्ठा किया करते थे अपना पेट चलाने के लिए, और ये शिकार भी किया करते थे। आगे, शिकार करना और एकत्र करना एक प्रकार की निर्वाह जीवन शैली है जो मछली जानवरों के शिकार पर निर्भर करती थी। इसके लिए आसपास की वनस्पतियों के बारे में व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती थी।
तो दोनों सही हैं। जब उन्हें वनस्पति का ज्ञान होगा तभी तो वो जानवरों का शिकार कर पाएंगे ना। दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोनों आपके कैसे होंगे, दोनों करेक्ट आंसर यहाँ पर में आपके हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुशल संग्राहक थे, कारण है ना निर्भर थे, बिल्कुल सही, दोनों आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है लंबे समय से पृथ्वी की जलवायु में कई परिवर्तन हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ समय में यह बहुत ठंडा हो जाता है और पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। इसे कहा जाता है शीत युग, हिमयुग, उपरोक्त दोनों या तीनों चारों कौन सा? हिमयुग बोलते हैं। जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है जलवायु परिवर्तन के कारण से तो बर्फ से ढक जाती है, जिसको हिमयुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमयुग बोलते हैं। यहाँ पर बताया गया है पहली उपज के बारे में। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी, इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता है। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगती है तो हिम का कुछ भाग पिघल जाता है, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो जाता है, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो जाती हैं। हिमयुग 1,00,000 वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। ये हिमयुग की बात कही गई है। इसके बाद मानव के लिए जीने युग परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना अथवा अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय बकरी जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। ये प्रायः नदियों के किनारे बसने लगे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता ही नहीं अपितु यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना। इसे अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। तो वही बात है ना, हिमयुग की कैसे शुरुआत हुई आपको बताऊंगा। एक समय था पृथ्वी पर बर्फ ढक गई, है ना, फिर गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ पिघल गई। जो पिघला हुआ पानी था ना वो नदियों में गया, नदियों का पानी समुद्र में गया, नदियां उपजाऊ हो गई, वहां पर कृषि होने लगी, लोग बसने लगे, बस जीवन का शुरुआत हो गया। बस यही थी कहानी। आगे क्या है, इतिहास में समय कैसे मापा जाता है? दिनों की संख्या गिनकर, वर्षों की संख्या गिनकर, घंटों की संख्या गिनकर, मिनटों की संख्या गिनकर। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इतिहास में समय को कैसे मापा जाता है? इतिहास में समय को वर्षों की संख्या में गिनकर मापा जाता है। वर्षों की संख्या में गिनकर के मापा जाता है, ना कि घंटों मिनटों में मापा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है मानव विज्ञानी क्या अध्ययन करते हैं? मानव विज्ञानी क्या अध्ययन करते हैं? पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मानव समाज और संस्कृतियाँ, पौधों और जानवरों के अवशेषों को खोदकर अतीत का अध्ययन करते हैं। तो जो मानव विज्ञानी होते हैं ये पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किसका? भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर समझिएगा, महत्वपूर्ण है, यहाँ से मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थर, पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं भूविज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पहले पेड़ों, पशुओं के, मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। और पुरातत्वविद विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मणके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, पशुओं, मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों, ईंटों, हिस्से, वस्तुओं का उत्खनन करके पता करते हैं। ये बात कही गई पुरातत्व विज्ञानी जो कि इतिहासकार करता है। मानव विज्ञानी क्या करता है? मानव विज्ञानी मानव समाजों और संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान का अध्ययन करता है। और जो भूविज्ञानी होता है ये भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन क्या था? मानव विज्ञानी था। तो मानव विज्ञानी मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा, आपका ए नहीं करेक्ट होगा, है ना। एक इसका अध्ययन करता है, ये पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इसको भूविज्ञानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूविज्ञानी इसको बोलते हैं। मैंने आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर कर दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सहस्त्राब्दी क्या है? सहस्त्राब्दी होती है 1000 वर्ष की अवधि को सहस्त्राब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी बोलते हैं।
100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं 100 वर्ष वाले को। 10 वर्ष को दशक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। इसको शताब्दी बोलते हैं, इसको सहस्त्राब्दी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अभिकथन और कारण। अभिकथन, इन दिनों हम अतीत के बारे में लगभग सब कुछ पता लगा सकते हैं, है ना, सब कुछ लगा सकते हैं। ये भी दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, इसका आंसर ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आधुनिक मानव जिन्हें यहाँ पर क्या है, जिन्हें किस नाम से, यहाँ पर जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, लगभग 3 लाख वर्षों से ग्रह पर घूम रहे हैं। 3 लाख वर्षों से पृथ्वी पर घूम रहे लोग हैं ना, आधुनिक मानव जिन्हें कहा जाता है, उनको पहले किस नाम से जानते थे? उनको होमो सेपियंस के नाम से जानते थे। होमो सेपियंस के नाम से जानते थे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़ियाँ, नदियाँ, समुद्र, महासागर, पृथ्वी के ऐसे अन्य भागों का अध्ययन कौन करता है? तो कौन करता है भैया? ये करते हैं भूवैज्ञानिक। कौन? भूवैज्ञानिक अध्ययन इनका करता है, भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। निर्माण की दृष्टि से हड़प्पा नगरों की एक सामान्य विशेषता क्या थी? लकड़ी के बने, एक समान गुणवत्ता वाले ईंटों के बने, विभिन्न गुणवत्ता वाले पत्थर, पहाड़ियों पर बने, एक समान गुणवत्ता वाली ईंटों से बने। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी वाला, एक समान गुणवत्ता वाली ईंटें। ठीक है, एक समान गुणवत्ता वाली ईंटें हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। किस अनुपात में? 4:3:2:1 में, है ना। ठीक है ना, मतलब कि ये ईंटों का अनुपात एकदम समान पाया गया था हड़प्पा कालीन की जो ईंटें थी उनमें। ठीक है ना। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।